वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली CBDT की एक क्लैरिफिकेशन आई है विच इज़ ऑन सर्कुलर नंबर 14 ऑफ 2022। बेसिकली ये सेक्शन 194S के ऊपर आई है क्लैरिफिकेशन। सेक्शन नंबर 194S क्या कहता है? सेक्शन नंबर 194S बेसिकली इनकम टैक्स का सेक्शन है विच बिलोंग्स फ्रॉम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS से बिलोंग करता है वो, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है 28 जून 2022 को, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ऑर्डर आया है ये अंडर सेक्शन 119 के अंडर आया है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। बेसिकली 194S किसके ऊपर लगता है? ठीक है, जब भी कोई पर्सन कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदता है एंड उसके एक्सचेंज में वो अपनी मनी ट्रांसफ़र करता है सामने वाली पार्टी को, तो वो जब मनी ट्रांसफ़र करेगा इन कंसिडरेशन, तो जब भी वो ट्रांसफ़र करेगा मनी को, तो उस टाइम पे उसको TDS काटने की ज़रूरत है अंडर सेक्शन 194S, ठीक है। अंडर सेक्शन 194 एट द रेट ऑफ 1% बेसिकली, ठीक है। अब बेसिकली वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होती है, आप बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट गवर्नमेंट ने एक नाम दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा नाम दिया गया है क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी को बिलोंग करता है ये नेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा था, क्रिप्टो करेंसी एक बेसिकली गवर्नमेंट उसको RBI वगैरह ये इसको लीगली इसमें हाथ नहीं डाल रहे थे, ठीक है। वो कह रहे थे कि इसको चलने दे, मतलब इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, हम इसके लिए कुछ भी रेगुलेट नहीं करते अभी, क्योंकि ये एक विदाउट बेसिकली इसके पीछे कौन एडमिनिस्ट्रेटर है कौन नहीं है कुछ पता नहीं लगता, कोई बैंक भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। एंड कोई भी इसमें रेगुलेटेड बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे शेयर मार्केट में तो सेबी आती है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी में कोई भी बैक एंड पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते, इसमें ब्लॉकचेन वाला सिस्टम चलता है, कौन किसको सेल कर रहा है कुछ नहीं पता होता, ठीक है। कैसे सेल कर रहा है कुछ नहीं पता होता, कब क्या प्राइस पहुंच जाए, एकदम से अनरेगुलेटेड है पूरा, तो गवर्नमेंट ने इसमें हस्तक्षेप डाला नहीं था अपना, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता गया, धीरे धीरे ये होता गया कि पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती गई, पब्लिक अर्न करती गई। तो जब पब्लिक अर्न करेगी, पब्लिक अर्न करती जा रही थी बेसिकली, पब्लिक अर्न कर रही है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके, कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, ज़्यादा पे प्रॉफिट हो रहा है, बहुत मुनाफा कमाया था पिछली बार, ठीक है। जब भी क्रिप्टो आया था, बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा कमाया गया था। सो हुआ ये कि गवर्नमेंट को लगा कि जब गवर्नमेंट जब पब्लिक के हाथ में इनकम आती हुई देखेगी एंड उस इनकम का कहीं पे भी मतलब कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं होगा, ये सिर्फ, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट तो ऐसा होने नहीं देगी बेसिकली। ये एक पॉजिटिव सेंस में, बट होता ये है कि जब भी कभी इनकम अर्न होती है तो गवर्नमेंट उस पर चाहती है कि टैक्स ले, ठीक है, ताकि कंट्री का वेलफेयर हो सके, कंट्री में वो इन्वेस्ट कर सके उनके टैक्सेस वगैरह को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यही किया, गवर्नमेंट एक सेक्शन लेके आई, बेसिकली गवर्नमेंट टैक्सेशन का रूल लेके आई अभी इसी बजट में, कि 30% का फ्लैट रेट लग जाएगा क्रिप्टो करेंसी की कंसिडरेशन रिसीव्ड होती है उस पर, ठीक है, गेन जो भी होगा क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। जनरली क्रिप्टो करेंसी को एक कैपिटल एसेट माना गया है, बट इसको फ्लैट 30% पर टैक्स किया गया है अंडर द हेड अदर सोर्सेज में, ठीक है। वैसे ये कैपिटल एसेट है, बट इसको अदर सोर्सेज में जाके टैक्स किया जाता है, मतलब अदर सोर्सेज में रखा गया है इसको, ठीक है। अब ये जो हेड क्रिएट किए गए हैं ये गवर्नमेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर क्रिएट करे गए हैं, लेकिन इसके ऊपर एक TDS का सेक्शन आया था 194S, ठीक है। बेसिकली ये लेकिन एप्लीकेबल है ये 1 जुलाई से, ठीक है। फाइनेंस बजट 2022 के अंदर ये आना था, मतलब बेसिकली इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी अब जब तक, ठीक है। अभी तो 28 जून को ये प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन आ गई कि ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, ठीक है। So let's discuss with me basically. Okay, so let's start it. Finance Act 2022 inserted in the new section 194S in the act with effect from 1st July 2022. The new section mandates a person who is responsible for paying to any resident any sum बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल एसेट, ठीक है। मैंने कहा था ना, वर्चुअल एसेट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन पे कर रहा है सामने वाली पार्टी को, तो वो TDS काट के देगा, ठीक है। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट टू डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू दी 1% ऑफ सच सम
टू द इनकम एज इनकम टैक्स देयर ऑन, ठीक है। बेसिकली TDS की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है। द टैक्स डिडक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर की बात कर लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिस सेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन दी फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से फॉलोइंग केसेस में रिक्वायर्ड नहीं है ये? द कंसिडरेशन इज़ पेबल बाय, ये 2 स्पेसिफाइड पर्सन है बेसिकली, ठीक है। 2 स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन आएंगे वो नीचे अभी बताते हैं हम आपको, ठीक है, नीचे बताते हैं हम आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं ये दिस सेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस कौन सा है? बेसिकली यहाँ पे जो लिमिट गई है ये 50,000 की और 10,000 की लिमिट गई है। 50,000 की किसके लिए? 50,000 की लिमिट गई है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, ठीक है। और अगर अदर देन स्पेसिफाइड है तो उनके लिए 10,000 की लिमिट है, ठीक है। द कंसिडरेशन इज़ पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन एंड वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2K के 2,000 के मान लो कोई भी 2,000 इंटू 6 प्रोडक्ट है तो कितने हो गया? 12,000, ठीक है, 12,000 हो गया। अब वहीं अगर कोई 12,000 रुपीज़ का एक वर्चुअल डिजिटल एसेट होगी तो भी यही केस हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, तो भी यही केस हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एग्रीगेट और वैल्यू बोल रहा है, तो वैल्यू में स्मॉल वैल्यू भी हो सकती है बहुत सारी और एग्रीगेट भी हो सकती है। ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि होल ईयर की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगेन इसमें भी मेरे अकॉर्डिंगली वही होना चाहिए जो 194R में हुआ है। अगर ये 1 जुलाई के बाद से एप्लीकेबल है तो जितने भी 1 जुलाई तक 1 जुलाई से पहले जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र हुई है उन पर कोई भी TDS नहीं कटेगा। बट हाँ, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो वो लिमिट में काउंट होनी चाहिए, ठीक है, वो लिमिट के अंदर काउंट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अदर देन स्पेसिफाइड पर्सनस के लिए। ये स्पेसिफाइड पर्सन की लिमिट। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है दैट विल बी डिस्कस फर्दर, ठीक है। द कंसिडरेशन इज पेबल बाय एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन and the value or aggregate value of the such consideration does not exceeding 10,000 rupees in a financial year, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बेसिकली, ठीक है। अगर देखो अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो आपकी जो लिमिट लग जाती है वो 50,000 की लग जाती है, लेकिन अदर देन स्पेसिफाइड है तो लिमिट कहाँ तक पहुँच गई? आपकी लिमिट पहुँच गई आपकी एक सेकेंड, तो आपकी लिमिट पहुँच जाती है 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन में थोड़ी सी मिथ है, अब आई डोंट नो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आएगी या नहीं, या फिर हो सकता है इसके ऊपर लेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी जब भी कभी ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाएगा इस सेक्शन को, ठीक है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सी है अभी भी, ठीक है, पब्लिक के माइंड में। बेसिकली मेरे माइंड में भी आई है ये कन्फ्यूज़न। हो सकता है प्रैक्टिकली जब इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी तब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज द स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविज़न, ठीक है। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? पहला आपका बात कर लेते हैं इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल एंड HUF हु डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बेसिकली PGBP के अंदर कोई भी इनकम नहीं है, तो पहला तो ये व्यक्ति हो गया आपका स्पेसिफाइड पर्सन। दूसरे की बात कर लेते हैं, सेकंड में बात कर रहा है एन इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP, ठीक है, हुज सेल और ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम डज नॉट एक्सीडिंग 1 crore रुपीज़ और इन केस ऑफ द प्रोफेशन exceeds by him does not exceed exercised by him does not exceed 50 लाख रुपीज़। बेसिकली यहाँ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी वाली लिमिट लग जाती है, ठीक है। जहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर PGBP है तो अगर आपका बिज़नेस है तो 1 करोड़ से ऊपर की लिमिट है, अगर आपका प्रोफेशन है तो 50 लाख वाली लिमिट है। तो यहाँ पे 2 स्पेसिफाइड पर्सन हो गए, एक जिसकी इनकम, एक तो इंडिविजुअल HUF जिनकी इनकम है इन PGBP में, ठीक है, PGBP में दोनों में, ठीक है। दूसरा पर्सन कौन है जिसकी इनकम तो है PGBP के अंदर बट अगर बिज़नेस है तो वो 1 करोड़ के लिमिट के अंदर है, और अगर प्रोफेशन है तो वो 50 लाख की लिमिट के अंदर है। अब बेसिकली मैं बात कर लेता हूँ आपको कन्फ्यूज़न कहाँ हो सकती है। बेसिकली जो लोग अगर कन्फ्यूज़न नहीं रखते, मतलब जिन्होंने सोचा नहीं है, उनके लिए तो अभी तक दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हाँ ध्यान से पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट होगी। मैं बता देता हूँ कहाँ पे। अब ये वाला पहला वाला पॉइंट पढ़िए,
पहले वाले पॉइंट में बोल रहा है कि आपकी जो इनकम है वो है ही नहीं पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड वाले में बोल रहा है कि आप वो जो पर्सन है इंडिविजुअल है एचयूएफ वो हु डज़ नॉट हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 1 करोड़ और 50 लाख रुपीज़, ठीक है, मोर देन दैट बेसिकली, ठीक है, डज़ नॉट एक्सीड लिखा है, ठीक है। तो मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, तो उससे कम तो ज़ीरो तक भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम की लिमिट दे दी, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़ और 50 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट एटलीस्ट तो ज़ीरो भी हो सकती है। तो फर्स्ट वाला केस आपको नहीं लगता सेकंड वाले में ही कवर्ड है? दैट इज़ यस, कवर्ड है सेकंड वाले के अंदर ही। बाद में देखते हैं अब इसके ऊपर क्या बात आती है क्या नहीं आती क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अंटिल अब ये चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। एंड इसमें जो नीचे लिखा हुआ है ये सब कुछ ये मैं बता देता हूँ क्या बात कर लेता है। पहली बात तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये रहा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि अगर एनी पर्सन बेसिकली अगर कोई भी पर्सन सामने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से वो डिजिटल एसेट खरीदता है और दूसरा पर्सन उस बेसिकली वो कंसिडरेशन देता है तो टीडीएस काट। नीचे वाले में ये बात कर लेते हैं, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 194S ऑफ द एक्ट ऑथोराइज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT टू इशू गाइडलाइंस। बेसिकली ये बता रहा है कि CBDT को पावर देता है कि गाइडलाइंस इशू करे इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। पावर conferred by basically CBDT has issued the guidelines for the circular number 13 on 22 June 2022 for the transaction conducted through the exchange, ठीक है। बस यहाँ पे यही बात कर लेता है पावर किसके पास है किसके पास नहीं है, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें रिलेटेड, ऊपर लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ठीक है। टीडीएस डिडक्ट करने की किस की लाइबिलिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन, इसमें वो बात लिखी हुई है कि कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने बीच के अंदर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीद रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म से और मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करूँगा, ठीक है। ये बात होगी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बायर डिडक्ट करेगा टीडीएस, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी से वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीद रहा हूँ, ठीक है, एंड कंसिडरेशन में मैं सामने वाली पार्टी को भी वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब दे रहा हूँ अदर देन कैश और अदर देन मनी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये यहाँ पे कि दोनों की तरफ से ये माना जाएगा कि दोनों ही बायर हैं एंड दोनों ही गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराएंगे। यहाँ पे वही बात लिखी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द बायर द पर्सन पेइंग द कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस द टैक्स एट सोर्स the tax so deducted is required to be deposited with the government in accordance with the rule prescribed, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिखी थी, ओके। सो नीचे भी यही बात लिखी हुई है, लाइबिलिटी टू डिडक्ट TDS एक्ट इन काइंड। देखा काइंड वाली बात आ गई यहाँ पे, वही मैं बोल रहा था कि काइंड वाली बात में ये बोल देगा कि अगर दोनों ही बायर मान लिए जाएंगे दोनों ही डिडक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द बायर विल रिलीज द कंसिडरेशन इन काइंड आफ्टर द सेलर प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ द पेमेंट, ठीक है, ऑफ सच टैक्स इन द सिचुएशन, ठीक है। बेसिकली भी रीड कर लेते हैं इस चीज़ को क्या बोल रहा है ये। पहले केस में क्या बात कर लेता है, पहले केस में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द देयर कुड बी ए सिचुएशन वेयर द कंसिडरेशन इज इन काइंड, ठीक है, टू द अनदर पार्टी इन काइंड and cash is not sufficient to meet the TDS liability. In this situation, the person is responsible for paying the consideration is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of such consideration before releasing the consideration. Basically यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर मान लो मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीद रहा हूँ एंड मैं एक्सचेंज में भी वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीद रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी ये इंश्योर करेगी कि मैंने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा दिया एज मैं पे बायर हूँ, ठीक है। एंड सामने वाला पर्सन भी इनडायरेक्टली बायर ही कहलाया जा रहा है अगर वो वर्चुअल डिजिटल, तो वो भी, तो मैं भी इंश्योर करूँगा कि उसने भी टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा दिया या नहीं करा दिया, मैं उससे चलान वगैरह ले लूँगा, ठीक है, एज अ प्रूफ, ठीक है, चलान की डिटेल वगैरह ले लूँगा उससे। यहाँ पर यही बात कर रहा है दस द बायर विल रिलीज द कंसिडरेशन इन आफ्टर द इन काइंड आफ्टर सेलर प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ द पेमेंट, ठीक है। सेलर मीन सामने वाला पार्टी को चलान, सामने वाला पार्टी मेरे को चलान दे देगी एंड मैं उसको चलान दे दूँगा। इन द सिचुएशन वेयर वर्चुअल डिजिटल एसेट ए इज़ बिंग एक्सचेंज, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है और कुछ भी नहीं है, ये वही वाली बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे बस इतना ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक चीज़ और कि अगर इसको कैपिटल एसेट माना गया तो ये एक कॉमोडिटी हुई, अगर कॉमोडिटी है बट
यहाँ पे ये बात कर लेता है जैसे कि 194R में बात बोली थी कि 194R ओवरराइड करेगा अदर सेक्शन के, वैसे ही सेम एज यहाँ पे। तो अगर कमोडिटी होती है तो कमोडिटी किस में टैक्स होती है? कमोडिटी हमेशा TDS के कौन से सेक्शन के अंदर? कमोडिटी में TDS कटता है 194Q पर, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, 194S ही लगेगा, 194S ओवरराइड करेगा इस सेक्शन को, ठीक है, 194Q को, ठीक है। सो